सुबह की ये तीसरी चाय थी, उतनी ही बेस्वाद जितनी की पहली वाली। बची चाय किचन सिंक में उड़ेलने के बाद भी कप की तली में निशान लगे हुए थे। तेज पानी की धार कप में छोड़ी तो निशान तो चला गया, लेकिन महक रह गई थी। मेरे हाथ से कप फिसल कर सिंक में गिर गया था। कुछ भी संभालना अब मेरे बस का नहीं। मम्मी, मैं निकलूं? देर हो गई तो रोहन बड़बड़ करेगा। नीलू ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मेरी पीठ पर फैला रूखापन वो छू नहीं पाती क्या? मैंने बिना देखे पूछा, रोहन है कहाँ? नाश्ता भी नहीं किया उसने। मेरे सवाल का जवाब बाहर पोर्च में खड़ी कार के हॉर्न ने दे दिया था। नीलू बाय मम्मी कहती हुई तेजी से चली गई थी। किचन की खिड़की से ही झांक कर मैंने देखा था। बालों को ठीक करती हुई, पर्स संभालती हुई नीलू आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। कुछ तो बोल रही थी वो, जिसको सुनकर रोहन हंसने लगा था। क्या बोली होगी? यही कि मम्मी आज भी चिढ़ी हुई थी। और रोहन, उसने हंसकर क्या कहा होगा? कम ऑन भाभी, मम्मी कब नहीं चिढ़ी रहती। नहीं नहीं, ये नहीं, बल्कि उसने पूछा होगा कैसी लग रही हूं मैं। रोहन हंसा होगा, क्या भाभी तुम कब नहीं अच्छी लगती। मेरा दिमाग बिल्कुल उसी कप की तरह हो गया था। निशान जाते ही नहीं थे। जोर लगाकर निशान छुड़ा भी दूं तो महक रह जाती थी। मैंने सिंक में पड़े कप को सूंघा। छी, महक नहीं, बदबू कहते हैं इसे। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। 2 साल पहले इसी महीने परिवार में नीलू खुशबू का झोंका बनकर आई थी। आदित्य और नीलू मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले, एक दूसरे को पसंद किया। हम दोनों परिवारों ने पहली ही मुलाकात में तय कर लिया था कि इससे ज्यादा अच्छा अब और कुछ नहीं हो सकता था। आनन फानन में सगाई, शादी सब निपट गया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था। 2 बेटों के साथ घर में बहू भी थी, जिसने आते ही बेटी की कमी पूरी कर दी थी। कभी मेरे बिखरे कॉस्मेटिक्स व्यवस्थित करके सजा देती, कभी चुपचाप मेरी अलमारी में एक नई कुर्ती टांग जाती। मैं गुस्सा भी हो जाती, चाहिए ही नहीं था, तुम रुपए में आग लगाती हो। वो गले में बाहें डालकर झूल जाती, आपको नहीं, मुझे तो चाहिए था, आपके लिए। मैं जाहिर नहीं करती थी, मन तो भीग ही जाता था। आदित्य और रोहन अपने पापा के साथ खड़े दूर से देखते, हंसते और फिर छेड़ देते। क्यों पापा, देख रहे हो आप, टीम बन रही है गर्ल्स की। चलिए हम लोग भी अपना गैंग बना लेते हैं। सब कुछ तो परफेक्ट था। वो क्या कहते हैं, आइडियल फैमिली। बिल्कुल वही, कुछ ऐसा कि जिसको देखकर दूसरों के मन में डाह उठती। पता नहीं किसकी डाह सब कुछ लील गई। मैंने सिरहाने रखी बाम की शीशी खोली और सूंघ ली। भीतर तक पहुंची लिसेंट ऑयल की महक पूरे दिमाग को काबू में करती हुई सुस्त करती जा रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, लेकिन दिमाग पल भर के भीतर फिर दौड़ने लगा था। कब, कहाँ, कौन सी गलती हो गई और किससे? कुछ महीने पहले ही तो उस शाम को हम सब साथ थे, उसी तरह हंसते एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, जब मैंने नीलू को वो डिब्बी पकड़ा दी थी। अरे ये तो वही है मम्मी। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें भर आई थी। कुछ दिनों पहले ही शोरूम में इन इयररिंग्स पर उसकी आंखें बार बार अटक रही थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, यही होगा इसका बर्थडे गिफ्ट। नीलू बच्चे की तरह ठिनठिना गई थी। देखा आदित्य, सब लाए हैं गिफ्ट, बस तुम ही। आदित्य हंसने लगा था। मेरे पास भी एक सरप्राइज है। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हम दोनों यूके के लिए उड़ जाएंगे। कहते हुए उसने हाथ से हवाई जहाज उड़ाने का इशारा कर दिया था। हम सब बहुत चक्के रह गए थे। अचानक ये सब, बात तो वो करता था इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये सब इतनी जल्दी पता नहीं था। मेरा मन खराब होने लगा था। आदित्य ने तुरंत कहा, सुनो तो मम्मी, 1 साल का प्रोजेक्ट है बस। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद नीलू के आने का अरेंजमेंट कर दूंगा, फिर हम दोनों साथ में वापस। पता भी नहीं चलेगा आपको। तब तक ये लंगूड़ है ना रोहन आपके पास। जितना भी उसने कहा था सब झूठ नहीं तो सब सच भी नहीं था। वो अगले महीने चला गया था, ये सच था। लेकिन उसके आगे
नीलू के वहाँ जाने वाला महीना तो आया ही नहीं। पहले 2 महीने टला, फिर 4 महीने, 5 भी पूरे हो गए, लेकिन कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं। कभी कहता कि मेरे खुद का रहने का ठिकाना नहीं, नीलू को कैसे बुला लूं। फिर कहने लगा कि हो सकता है मेरे ही वापस आने का हो जाए। अब क्या करेगी नीलू आकर। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इससे कुछ ज्यादा थी। नीलू की चंचलता गायब होती जा रही थी। आंखों के नीचे बढ़ते डार्क सर्कल्स भी चुगली करने लगे थे। एक दिन इन्होंने पूछ लिया, नीलू कोई बात है क्या? आदित्य ठीक है वहाँ? कुछ टेंशन है? नाश्ता करती नीलू एक पल को ठिठकी, फिर संभल कर बोली, हाँ पापा सब ठीक है, आदित्य भी ठीक है। वो मेरे ऑफिस में इतना काम है आजकल। मैं चुपचाप सुनती रही, उसको देखती रही। शोर मचाकर दुनिया भर की बातें बताकर खाना खाने वाली लड़की एक एक टुकड़ा निकल रही थी, बीच बीच में कहीं खो जाती थी। ये ऑफिस वाली टेंशन तो नहीं थी। नीलू सच सच बताओ बात क्या है? शाम को उसके लौटते ही मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया था। मुझे पता था वो मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती। थोड़ी देर जमीन में आंखें गड़ाए वो टाइल्स की फीलिंग को पैर के अंगूठे से छूती रही, फिर एकदम से बोली, मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। आदित्य ठीक से बात भी नहीं करते और अंगूठे की हरकत रुक गई थी। टप टप 2 आंसू उसके कुर्ते पर गिरे। और और मम्मी उसके कलीग से बात की तो वो मतलब वो जो कह रहा था ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन उसने कहा कि आदित्य की लाइफ में कोई और लड़की। बस इतना बोलकर वो बिखर गई थी। मेरे पेट के इर्द गिर्द बाहें लपेटकर फफक फफक कर रोती हुई मेरी बहू मुझे शर्मिंदा कर रही थी। इस तरफ हम सब ने सोचा कैसे नहीं? ये भी तो हो सकता था। हम सब कैसे इस डर से आज़ाद रहे? आदित्य को गए करीब 8 महीने होने को थे। वो नीलू को वहां नहीं बुला पा रहा था या फिर बुलाना ही नहीं चाह रहा था। इस अंतर को समझ क्यों नहीं पा रहे थे हम? फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। कई लोगों से बातें की। रोहन के भी एक सीनियर वहां थे, उनको फोन किया गया। आदित्य के कॉन्टैक्ट्स खंगाले गए। सब कुछ सामने आता जा रहा था। फिर एक एक करके हम सब ने आदित्य से बात करनी शुरू की। मुझसे और अपने पापा से तो बात करना तो बाद में बात करता हूँ कहकर टाल गया। रोहन ने पीछा नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों में खुलकर बात हुई और वो बातें जब हमारे सामने खुलकर आईं तो लगा कि पैर के नीचे ज़मीन ना होकर दलदल हो। पल पल अपने पास घसीटता हुआ, हमारा दम घोंटता हुआ। भैया ने कहा है कि वो अब पीछे नहीं लौट सकते, मतलब वो सीरियसली इन्वॉल्व हैं। अगले 2 दिनों तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। सलाइन चढ़ती रही, दवा भी, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा था। अपनी कमज़ोरी पर रोना भी आया। जिस समय मुझे नीलू को संभालना चाहिए था उस समय मैं खुद ही पर गई थी। नीलू के पेरेंट्स भी आए, मुझे देखने आ रहे हैं कहा तो ऐसा था, लेकिन आते ही असली बात भी कह दी। देखिए अब सब कुछ साफ है। ऐसे में नीलू के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा नीलू का। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आदित्य के पापा ने हाथ जोड़ दिए थे। ट्रांसफ़र में टाइम लगेगा ही, थोड़ा रुक जाइए, बस एक बार सामने बैठकर बात हो जाए, फिर आपकी जो मर्ज़ी। 2-3 महीने में आदित्य वापस आ रहा है, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। तब तक के लिए प्लीज़। नीलू के मन में भी शायद यही था। एक बार फिर शुरू हुआ इंतज़ार का एक और दौर। पल पल डराता हुआ डरावना दौर। दिन खींच खींच कर लंबे करता हुआ बोझिल दौर। नीलू की ओर मैं देखती तो लगता इत्र की शीशी किसी ने खुली छोड़ दी। भीतर कुछ भी नहीं रह गया। ना तो ठीक से खाती, ना कहीं जाती, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही। कभी शॉपिंग की बात की तो सफाई से टाल गई। ना मूवी, ना रेस्टोरेंट। मेरा अपराध बोध बढ़ते बढ़ते मुझको ही लीलने लगा था। रोहन, कल हम सब लोग मूवी चलेंगे, कुछ और प्लान मत बनाना। और हाँ, ऑफिस से आकर अपने कमरे में मत घुसे रहा करो, नीलू से बात किया करो।
घुट रही है वो। मेरे ही दिए गए सुझाव थे ये सब। कौन सा ग्रह आकर जमा था मेरी कुंडली में, जो मुझे डाल पर बैठाकर हाथ में कुल्हाड़ी थमा गया था। अगले दिन मूवी जाने से तुरंत पहले मुझे भयंकर पेट दर्द उठा। अपनी कसम चढ़ाकर मैंने दोनों बच्चों को ही भेज दिया। कभी सब्जी का झोला थमाकर बाजार भेज देती, कभी हम तीनों टीवी देख रहे होते तो मेरी आंख लगते ही मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती। ये सब कोई मुझसे करवा रहा था या अपने आप हो रहा था? सबसे बड़ी गलती तो मैंने उस दिन कर दी जब नीलू ऑफिस कैब का वेट करती हुई झुंझला रही थी। मैंने बहुत अच्छी माँ बनते हुए ऐलान कर दिया, देखो रोहन, मना मत करना, लगभग एक ही टाइम है तुम दोनों का, साथ क्यों नहीं आते जाते? रोहन ने एक बार भी मना नहीं किया था। मेरे मन का बोझ उतरने लगा था। नीलू थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, हल्की सी महक, फिर घर को घर बनाने लगी थी। आदित्य के आने का इंतजार अब उतना कठिन नहीं रहा था। देखा जाए तो मौसम बदल रहा था, हवाएं बदल रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आंधी भी आने वाली थी। दोनों को साथ ऑफिस जाते महीने भर हो गए थे। उस दिन करीब घंटे भर देरी से ये लोग लौटे। देर होनी थी तो एक फ़ोन तो करते मुझे, तुम दोनों में से कोई देरी से निकला होगा, है ना? दोनों का चेहरा ध्यान से देखते हुए मैंने पूछ लिया था। सकपकाया रोहन मुझसे आंखें चुराते हुए बोल दिया, हाँ वो मैं फंस गया था। ये भी आधा सच ही था। फंस ये दोनों गए थे और अब मुझे फंसा रहे थे अपने झूठ के मकर जाल में। हालांकि ये जाल भी मुझे कल शाम ही दिखा और ठीक तब से ही नीलू के पास आते ही मुझे एक अजीब सी महक घेरने लगी थी। नहीं, महक नहीं, मैंने क्या कहा था? बदबू। कल शाम को मॉल में मेहंदी लगाने वाली लड़की को मैंने फ़ोन किया था। त्योहार आ रहा था तो सोचा नीलू को भी अच्छा लगेगा। वो लड़की तुरंत बोली, हाँ आंटी, एड्रेस याद है मुझे, आपको और भाभी को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, भाभी से तो मिलती रहती हूँ, हाय हेलो होती रहती है। अचानक मैं सनक गई। भाभी तुमको कहाँ मिलती रहती है? यहीं मॉल में, छोटे वाले भैया और भाभी अक्सर दिखते हैं। मुझे लगा था जैसे छत पर घूमता पंखा मेरे सिर पर गिर चुका था। क्या कह रही थी ये लड़की? अक्सर दिखते हैं? कब जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं पता रहता? यही है क्या वो काम जिसमें रोहन फंस जाता है? अब दिखी जाकर वो डाल जिस पर मैं बैठी थी, और कुल्हाड़ी भी दिखी जो इन दोनों को मैंने थमा दी थी। घिर घिर चलती हुई कुल्हाड़ी, घिस घिस कर कटती हुई डाल। लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मैं बड़बड़ा रही थी, मेरी आवाज़ कांप रही थी। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा वहम है, सब सच है। रोहन उससे तुम कहकर बात करने लगा है। बात बात पर यार बोलता है, कभी कभी भाभी की बजाय उसको नीलू भी कहता है। मेरा गला रुक गया था। एक हिचकी आई कसकर। अब इस सिरदर्द को इसके मायके वापस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके ठीक बाद से ही भीषण सिरदर्द उठा था। माइग्रेन की दवा निगली, बर्फ सिर पर मली, दालचीनी का लेप लगाया, लेकिन सब फेल। एक गंदी सी बदबू घर भर में फैली रही। ना कुछ खाते बन रहा था, ना पीते। चाय तक अपना स्वाद खो चुकी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा था। छी छी, देवर भाभी के रिश्ते में ये गंदगी। जितना सोचती उतना ही परेशान होती जाती। दिमाग में सारी बातें आती जा रही थी। इसीलिए तो अपने मायके नहीं गई। सोचा होगा यहीं रहकर अपना खेल खेलती रहेगी। नीलू के बारे में सोचती तो लगता कि कोई मुखौटा लगाकर बैठी है, भोलेपन का। बस उतारने भर की देर थी। भीतर से निकल आएगी एक चंट चालाक शातिर लड़की। बस अब हो गया। इसके मायके फोन करती हूँ और कहती हूँ कि अब सब कुछ खत्म। जब बेटे से ही रिश्ता नहीं रहा तो इससे कैसा रिश्ता? दूर टेबल पर रखा फोन उठाने के लिए उठी ही थी कि जोर से पूरा घर गोल गोल घूम गया। एक सेकंड रुककर फिर आगे बढ़ी तो सब कुछ काला काला। चीख कर घरेलू सहायिका को आवाज दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब धीरे धीरे आंखें खुली तो जगह बदली बदली सी थी। नहीं, ये मेरा कमरा था ही नहीं। पर्दे, बेड,
ये मशीनें, बगल में नर्स खड़ी थी, उसके बगल में रोहन अपने पापा के साथ, और मेरे सिरहाने बैठी नीलू। ओह, मैं अस्पताल में थी। मम्मी, अभी कैसा लग रहा है? रोहन मेरे चेहरे के पास आता हुआ बोला। पल भर के भीतर सब कुछ याद आने लगा था। मैं गिर पड़ी थी घर में। क्यों गिर पड़ी थी? अच्छा हाँ, वो सब जो हुआ था, वो सब जिसमें रोहन था, नीलू थी। मैंने फिर आंखें मूंद ली। नीलू मेरा सिर सहला रही थी। मेरे अंदर ताकत होती तो इस लड़की का हाथ झटक देती, पर मैं चुपचाप पड़ी रही। घर कब तक जाएंगे? बस इतना ही मैंने पूछा। नर्स ने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझे लेटे रहने को कह दिया। रोहन नाराज हो रहा था। जब आपको पता है कि शुगर कम हो जाती है तो टाइम से खाना पीना क्यों नहीं चलता है आपका? मैं कहना चाहती थी, बेहोश में मीठे की कमी के चलते नहीं, बल्कि तुम दोनों की बढ़ती मिठास के कारण हुई थी। पर मेरा थका शरीर मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। शाम हुई, रात हुई। मैं कितना थक गई थी कि इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैं सच में थक गई थी, अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने ही बच्चों से। आदित्य का ख्याल ही करवाहट भर देता है। कोई मतलब ही नहीं रखा उसने। यहाँ क्या हो रहा है उसकी कोई खबर उसको है ही कहाँ। और अब ये दोनों। आंखों से 2 बूंदें लुढ़क कर चेहरा भिगो गई थी। नीलू ने चेहरा साफ करते हुए कहा, कुछ टेंशन मत लीजिए मम्मी, कुछ नहीं हुआ है आपको। मुझे क्या हुआ था वो सब उसको मालूम ही कहाँ था। जब मालूम पड़ेगा तब इसका क्या हाल होगा। झूठी कहेगी, लेकिन सब कुछ पूछना तो पड़ेगा ही, वो भी जल्द से जल्द। मैंने रात को ऐलान कर दिया, रोहन अपने पापा को लेकर घर जाओ, मेरे पास नीलू रुकेगी। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। घर पर तो कभी रोहन कभी उसके पापा इसका पक्ष लेने लगेंगे, मुझ पर ही हावी हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगी। रात को लैपटॉप पर काम करती नीलू का चेहरा एकदम शांत था। मैं ध्यान से उसको देखती रही। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मम्मी, कुछ चाहिए क्या? अच्छा 1 मिनट, हाँ मैं आ रही हूँ। जल्दी से कुछ लिखकर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मेरा मन खराब होने लगा था। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है जितना ये नाटक करती है? मैंने कोशिश करके पूछा, एक बात पूछनी थी तुमसे, सच सच बताओगी? हाँ मम्मी, क्या हुआ? नीलू घबरा गई थी, एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो नीलू, झूठ बोलने का फायदा नहीं है अब। मुझे सब पता चल चुका है। अस्पताल के कमरे में मेरी गंभीर आवाज़ थोड़ी और गंभीर सुनाई दे रही थी। नीलू तटस्थ बैठी थी। क्या पता चल चुका है आपको? मैंने एक निगाह उसको देखा, फिर अपनी आंखें फेर ली। मुझे मतलब तुम्हारे और रोहन के बीच जो कुछ भी। नीलू, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने चिल्लाकर पूछा था। थोड़ी और ताकत होती तो और चीख कर पूछती। नीलू ने मुझे लिटाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे मम्मी, अभी आप लेट जाइए। मैं थोड़ा और टूट गई थी। क्या ठिठाई थी, यानी ये सब कुछ स्वीकार रही थी। मना तो किया ही नहीं इसने। वाह। घर चलकर नहीं, मुझे अभी बात करनी है नीलू। तुमको हम लोगों ने इतना माना और तुमने। कहते हुए मेरी आवाज़ भर आई थी। नीलू कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मैं इतना बोलकर हाँफने लगी थी। नीलू ने मुझे सहारा देकर बिठा दिया, फिर बगल में रखा स्टूल खींचकर बैठ गई। मैंने क्या किया मम्मी? बोलिए ना। रोहन तुम्हारा देवर है और तुम उसके साथ। मैं उसके साथ क्या? वो सब कुछ सुनना चाहती थी। मैं क्या कहती? कुछ सोचकर मैंने कहा, तुम लोग चोरी छिपे घूमते हो, मुझसे झूठ बोलकर ये सब करते हो। ये कुछ गंदगी नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है।
नीलू ने एक लंबी सांस खींची। मेरे साथ जो हुआ वो सब सही था? आदित्य को कभी कटघरे में खड़ा करके आप पूछ पाई? आदित्य को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ कौन जिंदा है कौन नहीं। कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ा रुक कर बोली, मेरे पापा लेने आए थे ना, आप लोगों ने ही रुकने को बोला। ये सच है कि नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं पूछ क्या रही हूँ और तो वही बता रही हूँ मम्मी। नीलू तड़प उठी थी। आप लोगों ने मुझे क्या समझा था? मैं कोई गुड़िया हूँ? कितना इंतजार, कितने झूठे वादे। कभी सोचा कि मैं पल पल मर रही हूँ? सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने आदित्य पर धोखाधड़ी का केस नहीं किया। उन सब की वजह से मैंने क्या क्या झेला है पता भी है आपको? वो अचानक उठी और उसने अपने बैग से कुछ कागज निकालकर मेरे सामने रख दिए। ये सब चल रहा है मम्मी, महीनों से इलाज चल रहा है मेरा। कभी डॉक्टर नींद की दवा देता है, कभी डिप्रेशन ना होने की। ये सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो पता भी है किसी को? वो अपने आंसू पोंछते हुए थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपते हुए बोली, ये सब रोहन को पता चल गया था। पहले तो वो खूब लड़ा, फिर दोस्त का फर्ज निभाते हुए मेरी हिम्मत बनता चला गया। मम्मी, मुझे नहीं पता चला कि कब मेरे अकेलेपन को दूर करते करते रोहन और मैं एक दूसरे का सपोर्ट बनते चले गए। वो बोलते बोलते कहीं खो गई थी। अचानक चौंक कर दृढ़ आवाज में बोली, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ बहुत जल्द। मेरा ट्रांसफ़र कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर आपको इतने दिन भी मैं बर्दाश्त नहीं तो बता दीजिए, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि इस रिश्ते को ख़राब नाम मत दीजिए। आपने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया था ना मम्मी, दोस्ती में कभी ये शब्द आता ही नहीं है। बस इतना बोलकर वो चुप हो गई थी। दवाओं का असर था या इन बातों का, थोड़ी ही देर में गहरी नींद मुझे आगोश में ले चुकी थी। ऐसी गहरी नींद कि अजीब अजीब सपने बारी बारी आते रहे। कभी दिखता कि नीलू पागल हो गई है, फिर दिखता कि आदित्य और रोहन साथ बैठे हैं। मैं पूछ रही हूँ नीलू कहाँ है? वो लोग पूछते हैं कौन नीलू? एक बार देखा कि नीलू की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। सामने बैठी भीड़ फुसफुसा रही थी कि मैंने उसकी जान ले ली। पता नहीं कब सुबह हुई, कब मेरी आंखें खुली, होश आया तो नर्स दवा दे रही थी। मेरे घर के लोग कहाँ हैं सिस्टर? नर्स खींचते हुई बोली। कौन लोग? तुम्हारी बेटी ही तो है इधर, वो देखो बैठी तो है। दीवार से सिर टिकाए नीलू आधी नींद में थी, लेकिन मेरे जागने का समय आ चुका था। इसके साथ हम सब ने किया क्या? कहीं ना कहीं हम सब दोषी थे। एक एक करके भूल सुधारनी ही होगी। प्रायश्चित अभी नहीं किया तो कभी नहीं। रोहन और नीलू एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर एक और रिश्ता बिखरे, ये ठीक नहीं होगा। मेरा मन साफ हो चुका था। वो मैल जो मेरे मन में था, जो मैं इनके रिश्ते में देख रही थी, सब हल्का हल्का सा होता गया। नर्स ब्लड प्रेशर नापते हुए संतुष्ट थी। सब अच्छा है। नाश्ता करके ये दूसरी दवा लेनी है। बेटी को जगा कर बता दूँ? नहीं सिस्टर, उसको सोने दीजिए, मुझे याद रहेगा। वैसे वो सोती हुई नीलू के चेहरे पर एक लट आकर बिखर गई थी। मैंने सिस्टर को थोड़ा और समझाया। वैसे वो मेरी बहू है, छोटी बहू।